की हुई है, इसीलिए चाइना जो है अपनी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन अगर पीएम मोदी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब निर्यात और आयात शुल्कों को बढ़ाना है, तो ये पूरी तरह से गलत है और इस तरह के प्रयासों में हम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आत्मनिर्भर भारत चाहिए है तो हमारे देश में हमें असेंबलिंग का काम शुरू करना पड़ेगा, उत्पादन का काम शुरू करना पड़ेगा, मैक्सिमम उत्पादन, मैक्सिमम असेंबलिंग और मैक्सिमम उद्योग और इंडस्ट्रीज को लगाने की हमारे देश में आवश्यकता है। इस तरह से उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को, रघुराम राजन जी जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने फिर से एक बार नसीहत दे डाली। मगर पीएम मोदी किसी की नसीहत को सुनते कहाँ हैं? पीएम मोदी के पास समय ही नहीं किसी की नसीहत को सुने और अपनी ही दुनिया में खोए खोए से रहते हैं पीएम मोदी। सुशांत सिंह के मामले में खबर सामने आ रही है। सुशांत सिंह के मामले में जहां पर पूरा बॉलीवुड, जहां पर रिया चक्रवर्ती नाम की जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड है उसका सपोर्ट कर रहा है पूरा बॉलीवुड, तो वही रोशन खानदान, जो ऋतिक रोशन इंटरनेशनल स्टार कहे जाते हैं बॉलीवुड के, रोशन खानदान ने सुशांत का सपोर्ट किया। रोशन खानदान की जो फॉरफ्रंट में आकर बात करने वाली ऋतिक रोशन की मम्मी है पिंकी रोशन, उन्होंने सुशांत सिंह के फेवर में बात की। उन्होंने सुशांत का फोटो शेयर करते हुए कहा कि यूनिवर्स इज पावरफुल एंड प्रेयर्स आर पावरफुल। उन्होंने बताया कि प्रेयर्स में दम होता है, यूनिवर्स में दम होता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसलिए सच्चाई का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत जो थे उनके बेटे जैसे थे और ऋतिक रोशन जो है सुशांत को अपना छोटा भाई समझते थे। उन्होंने सुशांत का फोटो शेयर करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और सच्चाई को इंसाफ मिलता ही मिलता है। मतलब ऋतिक रोशन, उनका परिवार भी चाहता है कि सुशांत सिंह के मौत की गुत्थी जल्दी से सुलझे और सुशांत सिंह को जो है इंसाफ मिले, ऐसा पिंकी रोशन ने कहा। पिंकी रोशन ऋतिक रोशन की मम्मी है, मैं आपको बता दूं, जो हमेशा ही हर मुद्दे पर बोलने के लिए सामने उठ खड़ी होती है और हर मुद्दे पर सामने आकर बढ़ चढ़ के अपने विचार प्रस्तुत करती है और अपने विचारों को रखने से कतराती नहीं है, डरती नहीं है। तो एक रोशन परिवार, इतना बड़ा खानदान जो है सुशांत के फेवर में आ गया है, जिसके लिए हमें पिंकी रोशन की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जहां पर हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और सारे ही लोग, लगभग सभी हाई क्लास ए लिस्टर्स, जहां पर रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे थे, क्योंकि रिया ने कहा था कि अगर मैं अंदर जाऊंगी तो सब लोगों को लेकर जाऊंगी अंदर। इसीलिए शायद सब लोग चाह रहे थे कि उनकी जो ड्रग के मामले है, उनके जो ड्रग के जो राज है वो उन तक ही रहे और एनसीबी तक ना जाए। लेकिन इस बार जो है पिंकी रोशन ने सुशांत के हक की बात करके सब लोगों को चौंका दिया है। खैर, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, आप मेरे पुरानी वीडियो में जाइए, आपको मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से एनसीबी के निशाने पर पूरा बॉलीवुड है और किस तरह से अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड और उनके गर्लफ्रेंड का भाई भी एनसीबी के निशाने पर है। जिस तरह से रिया का भाई सोबिक चक्रवर्ती अंदर जाके बैठा हुआ है जेल के अंदर, वैसे ही अर्जुन रामपाल का साला भी जेल के अंदर जाके बैठेगा। और भी नए नए नाम, एनसीबी के कुछ अधिकारियों को कोरोना हो गया है, इसलिए एनसीबी थोड़ा सा रुकी हुई है। जैसे ही एनसीबी के अधिकारी 14 दिन के बाद में स्वस्थ हो जाएंगे, फिर से बॉलीवुड को पटरी पर लेकर आएंगे और फिर से बॉलीवुड को जो है एक के बाद एक इंक्वायरीज के लिए बुलाया जाएगा। तो खैर, ये काफी खुशी की बात है। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनको आज तक वो रोल मॉडल समझा करते थे, ऐसे लोगों को वास्तविक चेहरा बॉलीवुड के लोगों का देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा फक्र की बात होगी हमारे देश के लिए और खासकर एनसीबी के लिए बहुत फक्र की बात होगी कि एनसीबी अपने मकसद में कामयाब रही और एनसीबी का मिशन सिर्फ क्रिमिनल्स को और ड्रग सेवी लोगों को पकड़ना नहीं है, बल्कि लोगों को ड्रग से बचाना भी एनसीबी का काम है और जो मासूम लोग हैं उनको ड्रग से सुरक्षित रखना भी एनसीबी का काम है, ऐसे एनसीबी के अधिकारियों का बयान है। जैसे ही एनसीबी के अधिकारी कोरोना से ठीक होंगे, फिर से बॉलीवुड में एक इंक्वायरी का सिलसिला चलेगा, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां जो है एनसीबी की चपेट में आने के आसार है और एनसीबी के चपेट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमें अपनी बातचीत को जारी रखना है, हम ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे। बताया जाता है कि जब सुशांत को
जब सुशांत का शव बाहर निकाला गया और कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए जा रहा था, उस समय एक व्हाइट गाड़ी सुशांत के घर के बाहर थी जो दूर से टकटकी लगाकर सुशांत की घर की सारी एक्टिविटी को जज कर रही थी। एक व्हाइट कलर की कार ने सुशांत को कूपर हॉस्पिटल तक फॉलो किया था और वहां जाने के बाद में अनजाने की तरह ये व्हाइट कार गायब हो गई, जिसको लेकर इंक्वायरी चल रही है महाराष्ट्र में कि वो व्हाइट कार एक्चुअली किसकी थी और ऐसा कौन था जो करीबी भी नहीं था लेकिन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था ये सब देखने में, और जो सुशांत को बाहर लाते हुए देखकर और ये सब कुछ चीजें देखकर कुछ ना कुछ जो है प्लानिंग को रिवीजन कर रहा था या प्लानिंग के बारे में फक्र महसूस कर रहा था, या तो सुशांत के बारे में जानकर या सुशांत के घर की एक्टिविटीज को कहीं पर कन्वे कर रहा था। कुछ ना कुछ ये व्हाइट कार का कनेक्शन है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोग मेरे YouTube चैनल में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने काफी ज्यादा इस बारे में बातचीत की है। आगे चलते हैं कि दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है पुराने जमाने में कहा जाता था, या हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, क्रांतिकारी नेता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने महान महान नारे दिए हैं। उन्होंने एक नारा और दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आजकल हमारे देश में कुछ और ट्रेंड चले आ रहे हैं कि आप मुझे वोट दो हम आपको कोरोना का वैक्सीन देंगे। जी हाँ, ये जुमला एक्चुअली जो ये फांदेबाजी जो है, ये जो झूठे वादे, ये बीजेपी सरकार ने एक तरह से धमकी दे दी है। बिहार में जाकर कल निर्मला सीतारमण ने जब बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जब उसको रिवील किया तो उन्होंने बताया कि बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देंगे। वो कोरोना वैक्सीन जो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है, अब तक बनी ही नहीं है, ऐसी कोरोना वैक्सीन जो है निर्मला सीतारमण जी जो है मार्केट में जाकर बोल रही है कि हम आपको फ्री वैक्सीन देंगे। ये तो एक तरह से धमकी है, मतलब जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जो राज्य, उन राज्यों में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो एक तरह से निर्मला सीतारमण जी ने ये एक तरफ से धमकी दे दी है सभी राज्यों में जहां भी विधानसभा चुनाव है कि अगर आप हमें बीजेपी को वोट देंगे तभी आपको कोरोना वैक्सीन मिलेगी, अदरवाइज आपको कोरोना वैक्सीन के हाई फाई प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपको फोकट में आपको चाहिए है कोरोना वैक्सीन तो आपको बीजेपी को वोट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्यों मतलब इस तरह से निर्मला सीतारमण जैसी औरतें आके मार्केट में ऐसी उल्टी सीधी बयानबाजी हर बार क्यों कर देती हो। बीजेपी के नेताओं को हमेशा ऐसी उल्टी पुल्टी बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब कोरोना वैक्सीन देना तो सेंट्रल का काम है। मतलब अगर आरजेडी की सरकार बन जाए, महागठबंधन की सरकार बन जाए, यूपीए की सरकार अगर बन जाए तो भी, तो यूपीए की सरकार तो हालांकि बन नहीं सकती, यूपीए की सीटें कम है वहां पर, बिहार में यूपीए की सीट मतलब कांग्रेस की सीटें कम है, तो महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वो भी तो कोरोना वैक्सीन देगी ही देगी। आपके यहाँ पर जो भी सरकार बनेगी जिस किसी पार्टी की, बीजेपी के अलावा, वो भी आपको कोरोना वैक्सीन फ्री में देगी, क्योंकि केंद्र जो है वो राज्य सरकार को कोरोना वैक्सीन देंगे और राज्य सरकारें उसका पैसा केंद्र सरकार को देगी। ऐसा जो बीजेपी के सबसे बड़े अंधभक्त अमित मालवीय ने ये बात फिर बाद में आके समझाई कि निर्मला सीतारमण जी का कहने का आखिर मतलब क्या था। मतलब कुल मिलाकर तो आपको पैसों में ही मिलेगी, क्योंकि आपकी राज्य सरकारें जो हैं आपसे कहीं ना कहीं तो पैसा वसूली कर लेगी। तो फिर फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का मतलब क्या निकला। उसके बाद में उन्होंने बहुत कुछ बोला निर्मला सीतारमण जी ने कि बिजली देंगे और कर्ज माफी दे देंगे, बलात्कारी तो नहीं देंगे, मतलब बलात्कारों से दूर रखेंगे, तो बलात्कारी नहीं देंगे। जिस तरह से यूपी में बलात्कार चल रहे तो बलात्कारी भी नहीं देंगे। और उन्होंने कहा है कि सबको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण का मतलब तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उद्योग प्रोवाइड किए जाएंगे, 19 लाख जो है उद्योग प्रोवाइड किए जाएंगे। जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बाहर निकल कर ये कहा था कि 10 लाख नौकरियां, जब आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख की नौकरियों के दस्तावेज पे साइन करूंगा, तो जिस पर बीजेपी ने लंबा चौड़ा भाषण आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को कह दिया था कि जब बिहार में अभी 12 लाख नौकरियां बहाल है बिहार में, तो 12 लाख नौकरियों के लिए ही बिहार सरकार को 52,000 करोड़ का बजट बनाना पड़ता है। तो और अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां और ऐड कर देंगे तो टोटल 10 लाख नौकरियों का और 58,000 करोड़ जो है और बढ़ जाएगा। तो इतना पैसा बिहार की सरकार के खजाने से कैसे आ पाएगा और बिहार
की सरकार का खजाना ऐसा भार कैसे वहन कर पाएगा। और अगर बिहार की सरकार का खजाना अगर ये भार वहन करता है तो बिहार में जो दूसरी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका क्या होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार नई नई योजनाएं बिहार में ला रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये सारी बातें बीजेपी के नेताओं ने की और बहुत दिनों तक पेपर में छपती रही है सारी बातें, पिछले 4-5 दिनों से पेपर में छप रही थी। और अब बीजेपी के नेताओं ने फिर आकर एक जुमला दे दिया कि 19 लाख नौकरियां देंगे, जब तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने की बात पर उनका बुरी तरह से मखौल उड़ाया जा रहा था, उनके ऊपर उल्टे सीधे टीका टिप्पणियां की जा रही थी, उनको झूठा बताया जा रहा था और उनका मजाक बनाया जा रहा था। तो अब बीजेपी 19 लाख नौकरियां कहां से लाएगी। मतलब ये बीजेपी के नेता जो है, सेंट्रल के नेता आके बिहार में झूठ बोल रहे हैं। स्टेट लेवल के आप नेता तो छोड़ ही दीजिए, पता नहीं स्टेट लेवल का कोई बड़ा नेता इनके पास है कि नहीं। और ये क्या कोरोना का फ्री वैक्सीन देंगे, इनके तो खुद ही डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कोरोना हो गया है। अब ये क्या फ्री, उसी सुशील मोदी को ही कोरोना का फ्री वैक्सीनेशन अभी फिलहाल दिया जाना चाहिए, उनको ही गिनी पिग बना के उन्हीं पे ट्रायल किया जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने सुना है कि जब बिहार में बाढ़ आती है तो सबसे पहले सुशील मोदी जो है जनता के बीच से भाग जाते हैं। ऐसा बिहार की जनता को मैंने कहते हुए सुना है कि सबसे पहले सुशील मोदी भागता है। और खैर हमारा काम किसी भी पार्टी को समर्थन या असमर्थन करना नहीं है, लेकिन बिहार में इस तरह का माहौल चल रहा है जिस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही है, कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने की बात बीजेपी ने अगर कहा है तो ये कानूनी तौर पे सही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीजेपी मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, ये बीजेपी का एक ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि ठीक है, जो भी फैसले बीजेपी गलत करती है उसको ऐतिहासिक कहीं ना कहीं बताकर आगे बढ़ जाती है। तो इस बार भी रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि अगर बीजेपी फ्री वैक्सीन दे रही है तो पूरे कानून के तहत दे रही है, कानून के दायरे में रहकर बीजेपी मुफ्त में वैक्सीन बांट रही है। तो ऐसा कुछ रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री जी ने बताया है। खैर आगे बढ़ते हैं, कैसे फ्री वैक्सीनेशन देगी। मतलब क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा, एक बात तो है इस बारे में, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है बीजेपी सरकार का। और क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हो रहा है कि बीजेपी को पूरी तरह से लपेटे में ले लिया, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है और बीजेपी का भी काफी हद तक मजाक उड़ाया जा रहा है। इतना ज्यादा जो ये बीजेपी फ्री 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 मुफ्त 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 बातें कर रही है, तो ये मुफ्त बातें जो है वो अभी तक कहाँ गए थे मुफ्त बातें करने वाले। जनता यही पूछना चाहती है कि अभी तक ये मुफ्त बातें करने वाले कहाँ गए थे। और बीजेपी ने ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन बल्कि भगवान की पूजा पाठ को भी अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। मतलब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, जैसे मैंने कल आपको बताया कि उसका उद्घाटन वर्चुअली मोदी जी ने कहा है कि दुर्गा माता जो उसमें उनका वो बहुत बड़े भक्त है दुर्गा माता के, उनकी धार्मिक आस्था को उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है और बिहार के सारे ही दुर्गा पंडाल अब राजनीतिक मैदान में तब्दील हो गए हैं। और मोदी जी ने भी बताया है कि नारी शक्ति का हर किसी को सपोर्ट देना चाहिए, नारी शक्ति के साथ हर किसी को खड़े होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति की सुरक्षा, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, नारी शक्ति के लिए विचार ही बीजेपी का संकल्प है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी बताया कि बिहार जो पश्चिम बंगाल से ही विकास होगा आत्मनिर्भर भारत का, और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हम मतलब सारे राज्यों के साथ में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भी हम कार्यरत है और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए सरकार ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का विकास करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार मुफ्त में वैक्सीन बांटने के लिए पूरे अपने कार्यक्रमों में लगी हुई है। और मोदी जी ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा करना उनका जो है सबसे बड़ा धर्म वो समझते हैं। उन्होंने बताया है कि माँ दुर्गा उनकी इष्ट देव है। जो कुछ भी रहा हो, इस तरह से धर्म का यूज जो है राजनीति में करना कहीं से भी नैतिकता नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं थोड़े से सभी पार्टी के नेता अनैतिक हो जाते हैं। और जब तक वामपंथियों का शासन था बंगाल में तब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, तब से पश्चिम बंगाल में पूरा की पूरा माहौल जो है दुर्गा पूजा का वो राजनीतिक हो जाता है। और दुर्गा पूजा हर बार राजनीतिक दुर्गा पूजा कहलाई जाती है जब से टीएमसी की सरकार आई है। यहाँ तक कि ममता सरकार ने ब्राह्मणों को 10,000 रुपए और मुफ्त आवास भी
देने की बात की है, हर महीने 1,000 रुपये मुफ्त आवास की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 30 लाख घर देने की बात की है और जिसका उद्घाटन शायद प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। विशेषज्ञों का मानना तो ये भी है कि अगली बार शायद रामलीला का उद्घाटन मोदी जी करें 2021 में, क्योंकि 2022 के पहले क्वार्टर में यूपी में विधानसभा चुनाव है। तो इस तरह से जो पूरा राजनीतिक पंडाल जो है पूरी तरह से दुर्गा पांडाल हो गए हैं और भाषण और जो वर्चुअल भाषण है वो राजनीतिक भाषण हो गए हैं। तो दुर्गा पूजा की अहमियत किसी भी नेता के लिए कम से कम पश्चिम बंगाल में या यूपी में नहीं है। दुर्गा पूजा हो चाहे वो रामलीला का उद्घाटन हो, किसी भी नेता के लिए उनका धार्मिक महत्व नहीं है बल्कि राजनीतिक महत्व है, जो अपने आप में एक अनैतिक बात है। आपके इष्ट देव चाहे जो भी है, आपकी निजी आस्था चाहे जो भी है, लेकिन निजी आस्था का राजनीतिकरण करके जनता के बीच में भाषण देना पूरी तरह से गलत है। जो समझ में आ रहा है, जो देश की जनता को समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम सबको समझ में आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी पूरी तरह से व्यस्त है और इस बार जो है बीजेपी ने कमर कस ली है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने के लिए। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से कमर कस के बीजेपी बैठी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स है जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आप जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी सजेस्ट कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें।